नाज़रीन, खबर यह है कि 9 मई वालों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है और ये ख़तरे की घंटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के कमरा अदालत नंबर 1 में इस खतरे की घंटी की आवाज़ सुनाई दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच में क्या हुआ है, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भारत को अल्टीमेटम दिया गया है। भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए ये अल्टीमेटम क्या है, इस खबर की तफसीलात पर भी आपके साथ आगे चल के बात करेंगे। और तीसरी खबर है जज के इस्तीफे के हवाले से। क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है? और तीसरी खबर, जो यूट्यूबर्स पर हुकूमत पाकिस्तान ने बंदिश, उनके यूट्यूब चैनल के रिमूवल के हवाले से जो इक़दाम उठाया है, इस इक़दाम के बाद, इस फ़ैसले के बाद हुकूमत ने अगला फ़ैसला क्या किया है। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं। हमारी कल की खबर की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, जब ये खबर सामने आई कि 27 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम विंग ने मजिस्ट्रेट की अदालत से कोर्ट ऑर्डर हासिल कर लिया है और गूगल की तरफ से उन 27 यूट्यूबर्स को ईमेल करके उस कोर्ट ऑर्डर के हवाले से मुतला किया गया, मुमकिना एक्शन के हवाले से आगाह किया गया। तो मैंने अपने कल के वीडियो लॉग में आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि ये कार्रवाई तो एक साइड पे जो साइबर क्राइम विंग ने की है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है। दूसरी कार्रवाई इस कोर्ट ऑर्डर के बाद उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ मुमकिना तौर पे फौजदारी प्रोसीडिंग हो सकती है, यानी FIR का इंदराज, यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी। तो ये भी एक मुमकिना पहलू कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज वज़ीर मुमलिकत जनाब तलाल चौधरी साहब ने इस खबर की या मेरे इस गैस की तस्दीक कर दी है कि सिर्फ़ ये बंदिश वाला, रिमूवल वाला मामला नहीं होगा यूट्यूबर के साथ, बल्कि इनके खिलाफ़ तलाल चौधरी ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। अब क्रिमिनल कार्रवाई वही होती है कि आप मुकदमा दर्ज करेंगे, आप गिरफ़्तार करेंगे, या गिरफ़्तारी करने से पहले वो जो यूट्यूबर्स हैं वो किसी अदालत से अपनी ज़मानत कराएंगे। लेकिन ये मामला और भी आगे जाएगा। जो वाइब्स आ रही हैं उसमें यह है कि मामला मज़ीद भी आगे जाएगा। लेकिन इस इक़दाम की, जो 27 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियाँ रऊफ़ अता की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सुनवाई के बगैर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियाँ रऊफ़ अता का यह कहना है कि ऐसे किसी हथकंडे के ज़रिए जो मीडिया की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। अब नाज़रीन, ये वो सुप्रीम कोर्ट बार है, ये उस सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियाँ रऊफ़ अता हैं जो कि आसमां जहांगीर ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसके सरकर्दा, जिसके रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। तो अब एक तरफ तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को हदफ़े तनकीद बनाया जाता है, आसमां जहांगीर ग्रुप को न जाने कौन कौन से अलक़ाबात, कौन कौन से उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुग़लज़ात इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसी आसमां जहांगीर ग्रुप के, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो इस इक़दाम की मज़म्मत कर रहे हैं। किसी को कोई शर्मिंदगी, कोई शर्मसारी, कोई अफसोस, कोई रिग्रेट, कोई रिपेंट, कुछ नहीं। ये वैसे मैंने आपके सामने एक चीज़ पेश की। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जो पीका के तहत कार्रवाई की गई है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेनेट की कामा कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से आज कामा कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में ऑर्डर जारी किया गया है
कि पीका के तहत जितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएं, और अगर ये तफसीलात फराहम ना की गई तो इस सूरत में जो सेक्रेटरी वजारत दाखिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अली ज़फ़र साहब ने आइंदा जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है उसमें पीका के तहत दर्ज किए गए मुकदमात की तफसीलात के लिए सेक्रेटरी जो दाखिला है उनको बुला लिया है, और साथ में उन्होंने कहा कि अगर सेक्रेटरी दाखिला नहीं आते तो इस सूरत में जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको कमेटी में पेश होने के लिए समन किया जाएगा, तलब किया जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट जो कि इस पीका और यूट्यूबर्स के हवाले से कार्रवाइयों से, एक्शन से मुतल्लिक जुड़ी थी। सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हमने शेयर कर ली। अब नाज़रीन आते हैं कि 9 मई वालों के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजी है। आज नाज़रीन कमरा अदालत नंबर 1 में फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अब न जाने खुद साख्ता कहना है, क्योंकि पीटीआई वाले तो कहते हैं कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और रहनुमा रहेंगे। फवाद चौधरी साहब फैसल चौधरी के साथ यानी अपने भाई के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के अदालत में पहुंचे, यानी कमरा अदालत नंबर 1 में। वहाँ पे जाके उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरे खिलाफ जो 9 मई के 35 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात के हवाले से मैंने जो अपील दायर कर रखी है, अदालती इस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद, लार्जर बेंच दस्तयाब होने के बावजूद वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकें। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस का फैसला करने की आपने डायरेक्शन जारी कर रखी है, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें धड़ाधड़ समातों की तारीख दे रही हैं। मुतलका फ़रीक़ैन को, गवाहान को बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है, मुल्ज़मान की हाज़िरियाँ लग रही हैं, गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारा केस नहीं लग रहा। तो इस पे एक तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा फवाद चौधरी साहब से, फैसल चौधरी साहब से, कि आपका जो मुकदमा है वो तो समाअत के लिए लग जाएगा, आपको मेरे ऑफिस की तरफ से आगाह कर दिया जाएगा, और वो आगाह कर भी दिया गया। अब जो फवाद चौधरी साहब का मुकदमा है कि 35 मुकदमात की एक समाअत होनी चाहिए, वो याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस इरफान सादिक खान साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब की बेंच में कल 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इस केस में याहिया अफरीदी साहब ने कुछ और भी रिमार्क्स दिए हैं 9 मई के केसेस के हवाले से। अब उन रिमार्क्स का आसान खुलासा ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा है कि जो एटीसी अदालतें हैं जिनको हमने डायरेक्शन दे रखी है कि 4 माह के अंदर आपने इन केसेस का फैसला करना है, लेकिन ये 4 माह की डायरेक्शन का ये मतलब नहीं कि आपने मुल्ज़मान के साथ नाइंसाफ़ी करनी है। अगर एक कोर्ट में 9 मई का केस चल रहा है और उस केस में जो मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं उनके खिलाफ अगर और मुकदमात हैं, तो दूसरी अदालतों में, मतलब इस्लामाबाद की अदालत में या पिंडी की अदालत में मुल्ज़मान के खिलाफ केस चल रहा है, उन मुल्ज़मान के खिलाफ फैसलाबाद में या लाहौर में केस है, तो फिर वहाँ पे केस नहीं चलेगा, हर केस अलग अलग चलेगा। तो इसमें एक तो परसेप्शन ये आता है कि 4 माह के अंदर इन केसेस का फैसला नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरा परसेप्शन ये है कि जब एक केस चलना शुरू हो चुका है, एक केस का ट्रायल आगे बढ़ चुका है, जैसे कि GHQ रावलपिंडी हमला केस का ट्रायल काफ़ी आगे जा चुका है, 30-31 मुल्ज़मान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, तो जो केस चल रहा है वो प्रोग्रेस करेगा, और जो केस उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां पे वो कंक्लूजन की तरफ जा चुके हैं या कंक्लूजन के करीब पहुंच चुके हैं, उनके साथ इनका टकराव नहीं होगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा नाज़रीन कि जो केस फास्ट ट्रैक पे प्रोसीड होके अपने मंतकी नतीजे की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने मिसाल पेश की कि GHQ रावलपिंडी हमला केस, जिसमें जज अमजद अली शाह साहब हैं, अमजद अली शाह साहब हैं, ये मैंने मिसाल के तौर पे केस
आपके सामने रखा, हो सकता है कि किसी और केस में इससे ज़्यादा ट्रायल आगे जा चुका हो, तो वो केस जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब है वो पहले कंक्लूड होगा। तो वो पहले कंक्लूड होने का मतलब यह है कि उसमें अगर कन्विक्शन हो जाती है, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो प्रोग्राम गया कहीं से और जगह पे, फिर तो गया प्रोग्राम किसी और जगह पे। बाकी जो मुकदमात का ट्रायल है, फिर आप कन्विक्टेड होंगे, आपको फिर पुलिस वहां पे पेश किया करेगी। तो ये इस तरीके से, ये मैंने जो खुलासा पेश किया है, ये मैंने फवाद चौधरी साहब से और फैसल चौधरी साहब से पूछा कि ये तो जो अफरीदी साहब बात कर रहे हैं, इस तरीके से तो 4 माह के अंदर फैसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको दूसरे एंगल से भी देखें कि एक केस के अंदर भी अगर सज़ा हो गई तो बस कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर MNA है, MPA है और अगर सियासतदान है तो डिस्क्वालीफाई हो गया। बाकी केस में फिर पुलिस आपको पेश करती रहेगी, वो ट्रायल चलता रहेगा। एक केस में कन्विक्ट हो जाना, आपकी कहानी बस वहीं तक की है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी याहिया अफरीदी साहब की ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। दूसरा, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने रिमार्क्स दिए, सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने एहसन भून साहब के साथ जो उनका मुकालमा हुआ कि आप मुझे आखिरी मरतबा मेरी अदालत में देखने के लिए आए हैं, तो उस पर मैंने कल भी बात की थी। मैंने कहा था कि ये कोई ऐसी बात नहीं, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद जज साहब अपने मुस्तफ़ी होने के हवाले से ना सोच रहे हों। जहाँ तक 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात है, तो रेफरेंस तो जब आएगा चलेगा, उसमें पहले तो जो कंप्लेनेंट है उसको साबित करना पड़ेगा कि जो उसने शवाहिद दिए हैं वो शक व शुबा से बालातर हैं, फिर कहानी जज की तरफ जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में भी ये जो बात होती रही, वो जज साहब के इन रिमार्क्स के हवाले से बात हुई, और उसमें जिन वकला के साथ हमारी डिस्कशन हुई या साथियों के साथ हमारी जो डिस्कशन हुई कि आखिर क्या वजह बनी कि जज साहब को कहना पड़ा कि भून साहब, आप मुझे आखिरी मरतबा इस अदालत में देखने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबकी असेसमेंट ये थी, खबर नहीं, सबकी असेसमेंट ये थी, तासरात ये थे कि शायद जज साहब सोच रहे हों कि अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएं, मुस्तफ़ी हो जाएं। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? एक उनकी कंप्लेंट है जो 5 जजेस की मुश्तरका है, जिसमें सरदार इसाक साहब भी शामिल हैं, कि सीनियरिटी जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बनती है, और सरफराज डोगर साहब सीनियरिटी में नहीं आते, वो जूनियर जज हैं, वो कैसे चीफ जस्टिस बन सकते हैं? तो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से वो डेस्परेट हों मुबैना तौर पे, इसलिए उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो नाज़िम फ़ैसला है जजेस सीनियरिटी के हवाले से, उस पर आज लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार जो कि मातहत अदलिया है लाहौर हाई कोर्ट की, लाहौर शहर की, और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो आप समझ सकते हैं, उनकी तरफ से जो 7 मई का गालिबन फ़ैसला है, उस फैसले के ख़िलाफ़, ये 7 जून का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी गई है, जिसमें जो पहले वाला फ़ैसला है जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र को आइनी करार दिया गया और सीनियरिटी और जजेस की जो मयाद है ट्रांसफ़र की, उसको सदर पाकिस्तान को रेफ़र किया गया था, उस फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है। देखते हैं, फ़िलहाल तो जनवरी के महीने में आइनी बेंच दस्तयाब नहीं है, लेकिन जब भी ये लगेगा तो ये इंट्रा कोर्ट अपील समात इस पर होगी, तो फिर देखते हैं क्या फ़ैसला अदालत की तरफ से होता है। लेकिन देखना ये भी होगा कि इसमें बेंच कौन सा बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब साहब की किस्मत का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व कर लिया है। स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा था, उस रेफरेंस पे नहीं, बल्कि जो नाहली की दरख्वास्त है मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा बाबर नवाज़ की, उस दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी कि उन्होंने कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो लाहौर के शहरी शहज़ादा अदनान ने अपने वकील मुदस्सर चौधरी के ज़रिए एडिशनल जज के सामने साबिक़ सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी, उस कंप्लेंट को जज साहब ने नाकाबिल समाअत करार देके ख़ारिज कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हमने सियासी ख़बरों पे बात की है, दूसरे सेगमेंट में अस्करी ख़बर है, और
भारत को अल्टीमेटम दिया गया है, वॉर्न किया गया है। अब ये वॉर्न क्यों किया गया है? भारत की तरफ से रोज घी दर बत्तियां कसी जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को झूठ छुपाने के लिए रोजाना नए झूठ बोले जाते हैं, लेकिन झूठ जो है वो हमेशा झूठ ही रहता है, और सच जो है वो चाहे जितने भी तारीकी में हो, सच आपको उस तारीकी में भी चमकता दमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सच की क्वालिटी ये होती है। अब जो भारत हथकंडे और साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है, उसमें डीजी ISPR का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जनरल अहमद शरीफ साहब का। और जनरल अहमद शरीफ साहब जब बात कर रहे होते हैं तो वो तर्जुमान हैं आर्मी चीफ के, पाकिस्तान की अफवाज के। अब भारत पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी की, दहशतगर्दी की जो एक स्टेट फंडेड पॉलिसी इंडिया ने शुरू कर रखी है, यानी भारत का जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए जो स्टेट फंडेड टेररिज्म की पॉलिसी है, जिसमें बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की जाती हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उस पर अहमद शरीफ साहब ने लबकुशाई की है। और इसमें डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि ये भारत की पॉलिसी है, स्टेट फंडेड टेररिज्म के ज़रिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। लेकिन साथ में अहमद शरीफ साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे महफूज है। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू दे रहे थे, जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का ये जोहरी प्रोग्राम खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है उसको बरकरार रखने के लिए है। यानी अगर इंडिया सिर्फ एटमी कुव्वत होता तो वह अपने हमसायों को अब तक निगल चुका होता। यह पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत है, एटमी पावर है, कि भारत बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता। यह बैलेंस है खित्ते में, सिक्योरिटी का तवाज़न पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जनरल साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, और पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम है उसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। और अगर भारत अपने किसी इत्तेहादी के साथ मिल के, यह मेरा एनालिसिस है कि यह सोचता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जोहरी प्रोग्राम को निशाना करके तबाह कर सकता है, तो यह भारत का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन यह ख्वाब कभी हकीकत में बदल नहीं सकता। पाकिस्तान हमेशा भारत के किसी भी कार्रवाई का, किसी भी साजिश का, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।